हाँ ठीक है। तो फिर वहाँ से हम मुगल काल देखेंगे, बाबर को देखेंगे, बाबर के बाद किसको देखेंगे, हुमायूं के बाद अकबर के बाद देखो अकबर के बाद उसका पुत्र आएगा जहांगीर, उसके बाद कौन आएगा शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ठीक है। अब जो औरंगजेब है, औरंगजेब के समय में ही मराठा वंश की भी एक तरफ स्थापना हो रही है ना, तो उसको हम लोग वहाँ पर शिवाजी वगैरह का डिस्कस कर लेंगे। औरंगजेब के समय में, हुमायूं के समय में हम सूर्यवंश की को डिस्कस करेंगे। ठीक है। और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, कब मृत्यु होगी, 1708 ईस्वी में, है ना। 1708 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी, देखिए 712 मोहम्मद बिन कासिम के आगमन से लेकर के, और जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु होगी 1708 में, वहीं से हम किसको समाप्त कर देंगे, मिडिवल हिस्ट्री को। यानी जो मिडिवल हिस्ट्री है उसको माना जाएगा कासिम के आगमन से लेकर औरंगजेब तक। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु होगी, औरंगजेब का पुत्र गद्दी पर बैठेगा, बहादुर शाह। ठीक है। बहादुर शाह जैसे शाह बेखबर भी कहते हैं ना, तो 1708 से बहादुर शाह की गद्दी पर बैठते हुए स्थापना मान ली जाएगी आधुनिक काल। ठीक है। तो हम लोग स्टार्टिंग में मानते हैं 1708 को, औरंगजेब की मृत्यु को, लेकिन इस समय जो भी परिस्थितियाँ विकसित हो रही हैं, उन सभी परिस्थितियों के जो मैं कह दूँ जो रूट्स हैं, वो रूट्स लगभग 100-150 साल पहले से बनने चालू हो गए थे। जो उसका एक बैकग्राउंड तैयार होने लग गया था, वो 100-150 साल पहले से बनना चालू हो गया था। ठीक है। तो हम जब आधुनिक भारत को पढ़ेंगे, तो वैसे तो हम कहते हैं कि उसका जो कालखंड हमने बांटा 1708 से बांट दिया, 1708 से लेकर 1947 को। ठीक। लेकिन 1708 के समय में जो घटनाएं हो रही हैं, है ना, तो उन घटनाओं के हमें थोड़ा सा रूट्स में जाना पड़ेगा, उनके बैकग्राउंड में, कि उनका बैकग्राउंड कहाँ से आ रहा है। तो वही बैकग्राउंड पढ़ने के लिए हम लगभग चले जाएंगे 1400-1500 ईस्वी के आसपास में। ठीक। वहाँ से हम देखेंगे किस तरीके से यहाँ की परिस्थितियाँ जो बन रही हैं वो स्टार्ट हो रही है, और फिर जब हम लोग 1708 वाली पेज के आसपास आएंगे, तो वहाँ हम फिर पढ़ना चालू कर देंगे। इस वहाँ का बंगाल, मराठा, है ना, जो भी आपके डायनेस्टी समय की। तो आधुनिक काल की स्टार्टिंग 1708 से लेकर के 1947। इसके बाद इतिहास में एक चीज़ और पढ़ते हैं, समकालीन भारत का इतिहास, है ना, 1947 के बाद से और वर्तमान का। एग्जाम में यहाँ से भी पूछा जाता है। देखिए 3 तो ये हो गए इतिहास, और एक चौथा एक आ जाएगा समकालीन भारत का इतिहास, समकालीन भारत का इतिहास। और इसमें हम देखेंगे आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी 1947 से लेकर के वर्तमान। और एक इतिहास हम और देखते हैं, वो है विश्व इतिहास। ये भी हमारे हिस्ट्री का ही पोर्शन है, वर्ल्ड हिस्ट्री। तो इसमें विश्व इतिहास में जो जो महत्वपूर्ण क्रांतियाँ हुई, जो जो महत्वपूर्ण चीज़ें हुई, वो सारे हम लोग विश्व इतिहास में देखते हैं। ठीक है। तो वार्स वगैरह जो है ना, जो देश वगैरह हैं, वो सब देख लेते हैं। कोई महत्वपूर्ण संधियाँ हुई हैं, ठीक है, महत्वपूर्ण कोई ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हैं, तो उनको यहाँ पर हम विश्व इतिहास में चर्चा करते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री से, आधुनिक भारत के इतिहास। थोड़ा सा घर में जाके रिवीजन करते रहो, है ना तुम्हारा, ये नहीं साला। ठीक है। तो रिवीजन घर में करते रहो, का मतलब जो है टॉपिक सब खत्म हो जाएंगे, और फिर आपसे पूछा जाएगा तो आप कहेंगे सब पढ़ा तो था लेकिन याद नहीं है, है ना। तो पढ़िए ऐसा ही कम से कम याद रहे, लिमिटेड पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि फिर वो भूले नहीं। तो हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग स्टार्टिंग करेंगे
यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। क्योंकि जब यूरोपीय कंपनी भारत में आती है उसी समय से एक माहौल तैयार होने लग जाता है ना। भारत में जो भविष्य में जो घटनाएं घटने वाली है ना, जो भी उपनिवेश स्थापित होने वाला है, ये सब सारी जो बात की हम घटनाएं देखेंगे, उसका जो एक बैकग्राउंड है कहाँ से बनना चालू हो गया, यूरोपीय कंपनी का भारत में आगमन। और यूरोपीय कंपनी का भारत में जब हम आगमन देखेंगे तो हम देखेंगे कि इन जो कंपनियां हैं इनके भारत आगमन के कारण क्या है। इन कंपनियों का भारत आगमन के हम कारण देखेंगे कि इनका कारण क्या था भारत आगमन का। तो एक एक कारण में हम लोग बात करेंगे। कंपनी का भारत आगमन के हम दो कारण होगा, एक तो हो जाएगा बाह्य कारण। बाह्य कारण मतलब जो भारत के बाहर का जो कारण है ना, जो यूरोप में जो घटनाएं हो रही हैं, जो भी परिस्थितियां हैं, एक तो वो कारण कि यूरोपीय कंपनी भारत आए, ठीक। और एक कारण आंतरिक कारण, भारत के अंदर घटने वाली घटनाएं। भारत के अंदर भी कुछ ऐसे माहौल तैयार हो रहा था जिन्होंने इन यूरोपीय कंपनी को भारत आने के लिए प्रेरित किया या भारत में आकर्षित किया। तो एक तो है बाह्य कारण, दूसरा है आंतरिक कारण। बाह्य कारण में हम देखेंगे, बाह्य कारण में हम देखेंगे, पहला हो जाएगा बाह्य कारण में यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। तो लगभग 1300-1350 ईस्वी के आसपास से यूरोप में पुनर्जागरण का दौर चालू हुआ, ठीक है। और जब पुनर्जागरण का दौर चालू हुआ तो तकनीकी का विकास होना चालू हुआ, ठीक है। टेक्नोलॉजी का विकास होना चालू हुआ जब पुनर्जागरण का दौर आया तो है? हाँ, ठीक है। तो क्या हो गया, पुनर्जागरण के दौर में तकनीकी का विकास हुआ, और जब तकनीकी का विकास हुआ तो इस तकनीक के सहारे ही इन लोगों ने अपने आप को बाहर भी फैलाना चालू कर दिया, ठीक है। तो एक तो हो गया यूरोप में हुआ पुनर्जागरण। दूसरे कारण में हम देखें, दूसरे कारण हम देखेंगे यूरोपीय देश है, यूरोपीय देशों की आर्थिक लालसा। जो यूरोपीय देश है उनकी जो एक आर्थिक लालसा है, यानी कि वो भारत के बारे में उन्होंने बहुत ज़्यादा सुन रखा था कि भारत में बहुत ज़्यादा धन संपदा वगैरह है, बिल्कुल, है ना। तो वो उसने भी इनको आकर्षित किया अपनी ओर, भारत की ओर, ठीक है। तो एक तो यूरोप में हुआ पुनर्जागरण, दूसरा देशों की आर्थिक लालसा, और तीसरा हम देखेंगे इस समय समुद्री मार्गों की खोज। इस समय जो है जो यूरोपीय देश है उन्होंने समुद्री मार्गों की खोज करना प्रारंभ किया, ठीक है। समुद्री मार्गों की खोज, या फिर इसी में ऑब्लिक करके लिखना भौगोलिक खोजें, भौगोलिक खोजें। दूसरा है देशों की आर्थिक लालसा। पहला है यूरोप में हुआ पुनर्जागरण, जिससे कि क्या हुआ, विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ। विज्ञान और तकनीकी का विकास हुआ तो उससे क्या हुआ, नई नई खोजें करना ये लोग चालू कर दिए। जब टेक्नोलॉजी विकसित हुई और उन लोगों ने कंपास बना लिया, तभी लोग को डायरेक्शन का पता चला, तभी तो समुद्र में निकलेंगे खोजों के लिए, वरना बिना डायरेक्शन के कैसे समुद्र में निकलेंगे वो। तो जब कंपास का जो दिशा सूचक यंत्र है ना, जब उसका विकास हुआ तो उसके बाद फिर लोग समुद्र में निकल गए। दूसरा क्या है, देशों की आर्थिक लालसा। ये जो देश है ये भी आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत करना चाह रहे थे, ठीक। अच्छा, इन लोगों ने हमारा जो भारत है ये बहुत ही प्राचीन समय से
बहुत से देशों के साथ व्यापार करता हुआ चला आ रहा है। तो उस सभी को पता था कि भारत की जो आर्थिक संपदा है वो बहुत ज़्यादा रिच है। तो उनकी नज़र भारत में थी, तो उन्होंने क्या किया कि भारत से कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए भी भारत में आगमन किया उनने, ठीक है, आए। तीसरा क्या है, समुद्री मार्गों की खोज एवं भौगोलिक खोजें, ठीक है। अब इस समय सभी देश लग गए नए नए समुद्री मार्गों की खोज के लिए, क्योंकि यही 1314 से लेकर 1350 ईस्वी का समय है जब कुस्तुनतुनिया वाला जो मार्ग है, जो आज इस्तांबुल है, इसको बंद कर दिया गया था। इसको क्या कर दिया गया, अवरुद्ध कर दिया गया। और जैसे इसको बंद किया गया तो भारत के साथ ट्रेड तो करना ही कर रहा था, है ना। तो भारत के साथ ट्रेड करने के लिए जब वो जो स्थल मार्ग है वो बंद हो गया, तो अब इन लोगों ने जल मार्ग से भारत आने का प्रयास किया। इन्होंने कहा कि भाई समुद्र है, समुद्र से चलते हैं, शायद भारत पहुँच जाए। तो इसलिए वो निकल पड़े और भारत पहुँच गए। भारत के साथ साथ और भी बहुत सारे देशों में पहुँचे। तो नई नई जो है भौगोलिक खोजें हो गई, नए नए देश खुल गए, है ना। भारत के लिए निकले थे, पहुँच गए अमेरिका, तो अमेरिका की खोज हो गई, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत इससे पहले कोई जानता नहीं था। भारत को तो पहले से, भारत का तो इतिहास इन सबसे बहुत पुराना है, यूरोपीय देशों सबसे पुराना है भारत का इतिहास। यहाँ पर भारत की खोज का मतलब भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज। अभी तक भारत का ट्रेड हो रहा था स्थल मार्ग से होकर के, ठीक है, लाल सागर से होकर के हो रहा था, जो आपका ईरान फारस की खाड़ी है इससे होकर के हो रहा था। तो अभी इन क्षेत्रों से हो रहा था, स्थल मार्ग से अफगानिस्तान होते हुए स्थल मार्ग से हो रहा था कुस्तुनतुनिया होकर के। तो अभी ये 3 ट्रेड रूट थे इससे पहले जहाँ से ट्रेड हो रहा था, लेकिन नया मार्ग खोज रहा था जिससे कि कोई भी अवरोध न उत्पन्न कर सके। और इन्हीं नए मार्गों की खोज की गई, तो कह दिया गया भारत की हमने खोज की गई, ठीक है। तो भारत की खोज नहीं है, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग है। यह तो है बाहर। अब हम आंतरिक कारण देखें, आंतरिक कारण क्या है। आंतरिक कारण एक तो हम देखेंगे भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति और भारत की आर्थिक संपदा, ये है आंतरिक कारण। एक तो भारत की राजनीतिक स्थिति और दूसरा भारत की आर्थिक संपदा। भारत की जो राजनीतिक स्थिति है वो ऐसी थी नहीं कि भाई सारे जो राजा हैं वो आपस में मिल करके और किसी बाहरी का विरोध कर रहे हो, सब आपस में ही लड़ रहे थे। सारे जो राजा हैं वो आपस में झगड़े पड़े थे, इसी का फायदा उठाकर ये लोग घुस गए और घुस करके उपनिवेश स्थापित कर लिया। आर्थिक संपदा में, भारत के आर्थिक संपदा से ये लोग बहुत ज़्यादा चकाचौंध थे, बिल्कुल इनकी आंखें, है ना। ये लोग देख रहे थे कि भारत में इतना ज़्यादा अकूत संपत्ति है, तो इनने इस कारण ने भी इनको भारत में आने के लिए एक तरीके से बिल्कुल उकसाया, आमंत्रित किया। तो बाहर कारण में हमने ये देखे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, तो ये लोगों की हिम्मत बढ़ी। और दूसरा भारत में भी हमने देखी भारत की राजनीतिक स्थिति बड़ी डावाडोल है, आर्थिक जो संपदा है वो बहुत ज़्यादा रिच है, इस वजह से ये लोग भारत में इंटर किए, ठीक है। अब ये लोग जब भारत आए तो भारत को धीरे धीरे ने उपनिवेश बनाना स्टार्ट किया, उपनिवेश, है ना। तो उपनिवेशवाद क्या होता है, उपनिवेशवाद क्या होता है। इसको थोड़ा सा और साइंटिफिक वर्ड में, कोई किसी के अधीन बन गए, यानी कि अगर मान लीजिए कि कोई भी एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र का उपनिवेश अगर है, तो यानी कि उस क्षेत्र के सभी जो राजनीतिक मामले हैं, धार्मिक और आर्थिक मामले हैं, उनमें एक तरीके से बिल्कुल हस्तक्षेप करने का अधिकार प्राप्त करना, हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देना, ठीक है। और जब ये चीज़ें सब मिल जाए उसी को हम कहेंगे कि ये बनी है सब कॉलोनी, इसका उपनिवेश, ठीक है। तो अब ये जो कंपनीज है इन्होंने धीरे धीरे उपनिवेशवाद स्थापित करना चालू किया और भारत को हमने देखा, भारत को हमने अपना उपनिवेश बना लिया, ठीक है। तो हेडिंग एक तरह से डाल दिया उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद, ठीक है। यूरोपीय शक्तियों ने, यूरोपीय शक्तियों ने भारत आकर, यूरोपीय शक्तियों ने भारत आकर इसे अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास करना प्रारंभ किया। यूरोपीय शक्तियों ने भारत आकर भारत को अपना उपनिवेश बनाने का प्रयास आरंभ किया, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद
दो स्वरूपों पर आधारित होता है। उपनिवेशवाद दो स्वरूपों पर आधारित होता है। फर्स्ट है प्रत्यक्ष स्वरूप। उपनिवेशवाद दो स्वरूपों पर आधारित होता है। पहला क्या है? प्रत्यक्ष स्वरूप। देखिए प्रत्यक्ष स्वरूप में क्या है। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक देशों के अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अंतर्गत औपनिवेशिक देशों की अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, यानी कि प्रत्यक्ष स्वरूप क्या होता है कि कोई एक्स देश है जिसने वाई को अपना उपदेश बना रखा है, तो सीधे आएगा और उसके जो भी आर्थिक अपने हित है वो केवल साधेगा, है ना। सिर्फ आर्थिक मामलों में हस्तक्षेप करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो देखेगा कैसे मुझे पैसा मिल जाए, है ना। ये डायरेक्ट हस्तक्षेप करेगा उसकी इकोनॉमी पर, ठीक है। उसकी जो अर्थव्यवस्था है उसको प्रभावित करेगा। तो उसका और कुछ उसको वो नहीं है, उसको राजनीति से कोई मतलब नहीं है, धार्मिक से कोई मतलब नहीं है, उसको अपना वहाँ पर क्षेत्र नहीं स्थापित करना। सिर्फ वो आएगा और आकर के केवल अपने आर्थिक हित पूरे करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे इकट्ठे करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गई? ये है प्रत्यक्ष स्वरूप। अब दूसरा लिखिए अप्रत्यक्ष स्वरूप। अप्रत्यक्ष स्वरूप लिखिए औपनिवेशिक क्षेत्रों में सभी नीतियों का निर्माण डैश करके लिखिए, सभी नीतियों का निर्माण डैश सांस्कृतिक, राजनीतिक तथा सामाजिक नीति। सभी नीतियों का निर्माण कौन कौन सी नीतियाँ? सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नीतियों। सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक नीतियों का निर्माण आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है। ठीक है, ये क्या है? यह है अप्रत्यक्ष स्वरूप। ठीक है, वहाँ पर सिर्फ आएंगे केवल इकोनॉमी से ऊपर, पैसा कलेक्ट करेंगे निकल जाएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा दूर का सोचेंगे, है ना, कि आर्थिक मामलों का हस्तक्षेप करना, तो उसके लिए वो किसी तरीके से राजनीति उसको अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करेंगे, यानी वहाँ पर अपने शासन एक तरीके से स्थापित करना चालू कर दिया जाएगा। ठीक है, तो भारत पर प्रत्यक्ष प्रवेश भी स्थापित हुआ और बाद में फिर अप्रत्यक्ष प्रवेश भी स्थापित हुआ। फिर अब यही डाल लीजिए पुर्तगालियों का भारत आता है। या एक काम करो, पहले हम सारी कंपनियों का लिख लेते हैं कि कौन कब आया, है ना। तो एक रुपया तो अभी ऐसे डालिए, यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन का कालक्रम। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का कालक्रम। यूरोपीय कंपनियों के भारत आगमन का कालक्रम। ठीक है, एक चार्ट बना लो। पहले कॉलम में लिखो देश, ऐसे चार्ट बना। पहले कॉलम देश, दूसरे कॉलम में कंपनी का गठन, तीसरा कॉलम भारत आगमन, चौथा कॉलम भारत से वापसी, और अंतिम कॉलम में फैक्ट्री की स्थापना। देखेंगे भारत में पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। तो एक तो कौन सा देश, दूसरा इस कंपनी का गठन कब हुआ। माली सपोज 1600 ईस्वी में कंपनी का गठन हो गया, ईस्ट इंडिया कंपनी का, लेकिन भारत आती है 1608 में, है ना। वहीं पर वो अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करी जाएगी 1611 में। तो इस तरीके से हमें अलग अलग करना है। तो पहले देश, फिर गठन, फिर आगमन, फिर वापसी और फिर फैक्ट्री। सबसे पहले में देखिए पुर्तगाल, देश में पुर्तगाल। ठीक है,
कंपनी के गठन में लिखे 1498 है ना। वास्को डी गामा भारत आया था, यहाँ से सामान वामान लेके गया 1498 में एस्टाब्लिश इंडिया की स्थापना की। ठीक है, आगमन में भी लिखे 1498, वापसी में लिखो 1961। ठीक है, फैक्ट्री में लिखो कोचीन 1603, वापसी में लिखना है 1961। वो गोवा सबसे फैक्ट्री में 1503 कोचीन। मतलब फैक्ट्री कहाँ पर स्थापित थी पहली? हाँ, फैक्ट्री वो मतलब गोडाउन। फैक्ट्री ये लोग कहते थे वेयर हाउसेस को। वो क्या करते थे, पूरे देश से सामान इकट्ठा करते थे, एक जगह वेयर हाउस पर, एक गोडाउन में इकट्ठा करते थे और वहाँ से फिर ब्रिटेन भेजते थे। तो वही जो वेयर हाउस है इसे वो कहा गया था फैक्ट्री। उसी को अरे मतलब एक बार एग्जाम्पल बोल दिया ब्रिटेन, ये पुर्तगाल भेजेगा। ठीक है, तो पहला तो देश कौन सा, दूसरा इस कंपनी का गठन कब हुआ, तो अपने देशों में उसका गठन हुआ होगा। फिर भारत कब आया वो पहली बार, भारत से उसकी वापसी कब हुई पूरी तरीके से, और भारत को उसने कब फैक्ट्री की स्थापना की। देखिए फैक्ट्रियों की तो बाद में बहुत सारी स्थापना हुई, लेकिन पहली दूसरी फैक्ट्री पूछता है, पहली फैक्ट्री कब स्थापित हुई। ठीक है, तो शुरुआत की एक आध दो फैक्ट्रियाँ लिख देंगे, है ना। तो फैक्ट्रियों की स्थापना, फैक्ट्री तो उसमें से पुर्तगाल पहला देश, 1498 में भारत आगमन, 1961 में वापसी। ठीक है, 1498 में गठन भी हुआ, और फैक्ट्री में हमको लिखना है 1503 कोचीन। कोचीन में 1503 में फैक्ट्री स्थापित हुई, कोचीन में 1503 में स्थापित हुई, और कन्नूर में स्थापित हुई 1505 में। हाँ, इसी में। ठीक है, कोचीन में पूछता है, कन्नूर में पूछता है। 1503 और 1505, 1503 और 1505। कोचीन में केरल, केरल। हाँ, ठीक है, कोचीन और कन्नूर केरल में। हाँ, ठीक है, 1503 में कोचीन और 1505 में केरल। अब दूसरी फैक्ट्री लिखिए, दूसरी है डच। डच ये कहाँ की कंपनी थी, नीदरलैंड। ठीक है, डच कहाँ की थी, नीदरलैंड की। इसी नीदरलैंड को पहले कहा था हॉलैंड, नीदरलैंड को पहले क्या कहा था, हॉलैंड। ठीक है, डच। स्थापना गठन लिखिए 1602 ईस्वी, गठन 1602, आगमन 1605, आगमन 1605। ठीक है, सॉरी, हाँ, गठन 1602, आगमन 1605, वापसी 1759, 1759, वापसी 1759। ब्रेक में लिखना बेदरा की युद्ध, 1759, 1759, और वहीं को ब्रेक में लिख लेते ना, बेदरा का युद्ध, बेदरा का युद्ध। वापसी में बेदरा का युद्ध ये हारे, अंग्रेजों ने उनको बेदरा के युद्ध में हराया 1759 में। उसके बाद निकल गए। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे 1760 में वांडीवास में फ्रांस को भी हराया, लेकिन फ्रांस को पूरी तरीके से निकाल नहीं पाए थे। फ्रांस अभी भी था, हार भले गया था 1760 में वांडीवास के युद्ध में, कमजोर हो गया था फ्रांस, लेकिन पूरी तरीके से समाप्ति नहीं हुई फ्रांस की। ठीक है, लेकिन जो डच है ये पूरी तरीके से भारत को छोड़ करके और ये इंडोनेशिया से लेकर। ठीक, पहले देखिए एक बार कुछ बोलिए, 1602 में गठन। देखिए ये क्या था, इनका जो मेन ट्रेड था वो ये लोग करते थे मसाले का, इनका मुख्य फोकस मसाला था। तो जो इंडोनेशिया है उसमें भारत से ज़्यादा मसाला होता था। तो जब ये भारत में हार गए तो इनने फिर एक संधि की अंग्रेजों से। उन्होंने कहा कि हम जा रहे हैं इंडोनेशिया, अब हम इंडोनेशिया से ही हम मसाला इकट्ठा करके हम बेचेंगे और तुम अपना भारत से। तो इनके बीच में हो गई संधि, फिर ये पूरी तरह से इंडोनेशिया चली गई, है ना। इंडोनेशिया क्या चलेगा, और भी बहुत सारे इनके उपनिवेश थे, लेकिन जो दक्षिण पूर्व एशिया है इंडोनेशिया में ये सेटेलाइट हुआ। ठीक है, इंडोनेशिया से माल लेकर के और अपना और 1759 में वापसी हो गई। अब देखिए 1605 उसमें फैक्ट्री में लिखा है, फैक्ट्री में लिखो 1605 में मसूलीपट्टनम, 1605 मसूलीपट्टनम।
आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में, ठीक है। मसूलीपट्टनम, अगला लिखे ब्रिटेन, दिस इज ब्रिटेन, ब्रिटेन। गठन लिखे 1600 ईस्वी, 1600 ईस्वी गठन 1600 ईस्वी। आगमन 1608, आगमन में 1608। वापसी 1947, वापसी 1947। फैक्ट्री में लिखे 1611 मसूलीपट्टनम, मतलब मसूलीपट्टनम लिख के और फिर ब्रैकेट में 1611 लिख दिया, ठीक है। इससे कंफर्म हो जाएगा कि मसूलीपट्टनम में 1611 में इसको पूछ लिया। मसूलीपट्टनम 1611 ईस्वी और सूरत में 1613 ईस्वी। कहाँ छूट जा रहा है उसका? देखिए जो फैक्ट्री है उस फैक्ट्री में ब्रिटेन में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में, है ना। और कब की है? 1611 में। दूसरे की लिख दिया करो। और फिर एक और फैक्ट्री इसी में लिखनी है, दूसरी जो फैक्ट्री स्थापित की सूरत में की, कब? 1613 में। सूरत माना करता है सर में काफ़ी जगह सूरत ज़्यादा मान लेता है। किसमें? ये गए थे सूरत के लिए परमिशन मांगने, पर सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन मिली नहीं थी। इनको परमिशन मिली जाए कि 1613 ईस्वी। हाँ हाँ, डचों की मसूलीपट्टनम की है। हाँ, मसूलीपट्टनम ब्रिटेन की है, ठीक है। तो ब्रिटेन को सबसे पहले मसूलीपट्टनम में इन्हें फैक्ट्री स्थापित कर ली 1611 में। सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने की परमिशन नहीं मिल पाई थी। जहांगीर के पास से गए थे, लेकिन जहांगीर ने परमिशन दी नहीं थी। फिर जगह परमिशन मिली तो 1613 में सूरत में स्थापित करने की। सूरत बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र था ना। अब लिखा डेनिस, डेनिस ये डेनमार्क की थी। डेनिस के आगे ब्रैकेट में लिखना डेनमार्क। डेनिस को ब्रैकेट में डेनमार्क। स्थापना लिखो 1616, स्थापना 1616, गठन में 1616। आगमन 1620, आगमन 1620। वापसी 1745, वापसी 1745, ठीक है। और फैक्ट्री लिखे तमिलनाडु, तमिलनाडु ट्रंक्वेश्वर महाराष्ट्र में। अरे यार वो से नहीं निकल रहा, ट्रंकेवर नाम है उसका, जैसे कुछ नाम था ना तमिलनाडु। त्रावणकोर में नहीं था। अच्छा त्रावण एक और था, इसलिए वर्ड मेरे मुँह में आ नहीं रहा है ना। ट्रंकवर करके उस नाम था उसका, अभी मैं उसका वर्ड बताऊँगा, ठीक है। अंतम लिखे फ्रांस, लास्ट ऑफ फ्रांस। सर ये आई फैक्ट्री मतलब वही फैक्ट्री कब स्थापित की गई तमिलनाडु में? तमिलनाडु में इसकी स्थापना हुई थी 1620-22 में। 20 में भारत आया है, 22 में स्थापना हुई, ठीक है। अब देखिए फ्रांस, फ्रांस देखिए 1664 ईस्वी, गठन में 1664 ईस्वी, गठन 1664 ईस्वी। भारत 1668 ईस्वी, 1668, 4 साल बाद, ठीक है। वापसी 1954 ईस्वी, ठीक। और पहली फैक्ट्री सूरत 1668, पहली फैक्ट्री सूरत 1668। यार इसको ट्रंक्वेबर नाम है, ट्रंक्वेबर, TRANQUEBAR, ट्रंक्वेबर। वही मेरे मुँह से नहीं निकलता, ट्रंक्वेबर, ठीक है। तुरंत चल गया। ट्रंक्वेबर की स्पेलिंग क्या है? TRANQUEBAR। TRANQUEBAR, ट्रंक्वेबर, ट्रंक्वेबर, ये है ट्रंक्वेबर, ठीक है। ये है ट्रंक्वेबर, ठीक है। अब उसको अपने हिंदी में लिख लो अपने हिसाब से, ट्रंक्वेबर कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। फिर ट्रंक्वेबर में
डेनिस ने पहली फैक्ट्री की स्थापना की थी। ये तो हो गया इनकी जो यूरोपीय कंपनियां हैं इनका भारत आगमन का कालखंड। ठीक, अब आपको लिख लेना है पुर्तगालियों का भारत आगमन। ब्रिटेन से किसी साल में ईस्ट इंडिया कंपनी में देते हैं। क्या जी? नहीं, पाँच ही में लिखना है और आपको स्वीडिश नहीं लिखनी है। नहीं, पाँच ही में लिखनी है। अब आते हैं पुर्तगालियों का भारत आगमन। तो देखिए, पुर्तगालियों के भारत आगमन का पहले हम देखें ये कारण क्या था। पुर्तगाली जो है उनके भारत आगमन के कारणों में हम देखेंगे। तो 1493 ईस्वी में सबसे पहले इनके एक पोप ने कारणों में सबसे पहले कारण है, उससे पहला जो कारण ये है कि 1493 ईस्वी में जो पोप, उस पोप ने कह दिया कि पूरे पूर्वी गोलार्ध पर पूर्वी गोलार्ध पर ईसाइयों का ही शासन होना चाहिए। जो ईसाई है उनका ही पूरा का पूरा पूर्वी गोलार्ध पर नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, भारत वगैरह जो देश है ये भी पूर्वी गोलार्ध पर आ रहा है। तो इसी वजह से सभी जो देश है वो इस पूर्वी गोलार्ध की ओर निकल पड़े। और इस समय जो पुर्तगाल है, पुर्तगाल काफ़ी अच्छा पैसे वाला था। ब्रिटेन वगैरह ये सबसे अच्छी स्थिति में था पुर्तगाल। तो पुर्तगाल जो जिसके पास पैसा होगा वही सबसे पहले ये सब चीज़ें करेगा, क्योंकि इसमें सब खर्चा होता है ना। तो 1493 में पोप ने कहा कि पूर्वी गोलार्ध पर जो यूरोपीय है या मैं कहता हूँ जो ईसाई है उनका शासन होना चाहिए। तो पुर्तगालियों का भारत आगमन, उसमें है ही नहीं कारण। और कारण में पहला पॉइंट लिखिए, कारण में पहला पॉइंट लिखिए 1493 ईस्वी का 1493 ईस्वी का पोप का आदेश कि पूर्वी गोलार्ध पर पुर्तगालियों का शासन होना चाहिए। पूर्वी गोलार्ध पर पुर्तगालियों का शासन होना चाहिए। ठीक है, सेकंड कारण लिखिए। देखिए, पुर्तगाल में तात्कालिक समय में शांति एवं व्यवस्था का राज्य था, जिसके फलस्वरूप अर्थव्यवस्था की तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। ठीक है, तीव्र गति से वृद्धि हो रही थी। तीसरा कारण में लिखिए, पुर्तगाली शासकों का व्यापारियों को सहयोग। पुर्तगाली शासकों का व्यापारियों को सहयोग। ना? अब चूंकि अगर व्यापारियों को सरकार किसी भी तरीके से सहयोग नहीं करेगी तो व्यापारी कैसे इतना बड़ा रिस्क अपने आप से उठा लेंगे कि भारत में उसको निकल पड़ेगा। ठीक है, तो जो उस समय के जो पुर्तगाल के तत्कालिक शासक है उन्होंने भी इन व्यापारियों को मोटिवेट किया, इनको खूब पैसा दिया कि जाओ जाकर ये खोजें करो, तुम जाकर के नए ट्रेड रूट खोजो। ठीक है, तो ये भी बहुत ज़रूरी होता है। चौथा पॉइंट लिखिए, अगला पॉइंट लिखिए, भारत के संसाधनों एवं बाजार का लाभ उठाने की इच्छा
लाभ उठाने की लालसा, भारत के संपदा एवं बाजार का, संसाधनों एवं बाजार का लाभ उठाने की लालसा। ठीक है, और एक और पॉइंट लिखिए, धर्म के प्रचार प्रसार करने की चाहत, धर्म के प्रचार प्रसार करने की चाहत। ठीक है, धर्म कौन सा धर्म? धर्म क्या है? ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने की चाहत। ठीक, तो ये लोग चूंकि धर्म का भी प्रचार करना चाहते हैं, इसलिए भी ये लोग निकले और जहाँ जहाँ गए वहाँ इन्होंने धर्म का प्रचार किया। हाँ, इनका सबसे बड़ा, ईसाइयों का सबसे बड़ा धार्मिक ग्रुप था। हाँ, ठीक है। अब है ये आरंभ एवं विकास। आरंभ एवं विकास किस तरीके से पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ और कैसे कैसे डेवलपमेंट हुई। आरंभ एवं विकास। अब देखिए, पोप ने तो कह दिया कि पूरे पूर्वी गोलार्ध पर पुर्तगालियों का भी शासन होना चाहिए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो वहाँ का जो शासक है, जो प्रिंस है, उसने भी अपने इन ट्रेडर्स को बुलाया, नेविगेटर्स को बुलाया, नाविकों को, और कहा कि जाओ जाकर के अलग अलग क्षेत्रों की खोज करो, नए नए समुद्री मार्गों की खोज करो। तो इसी क्रम में सबसे पहले एक व्यक्ति बार्थोलोमेव डियाज नाम का एक पुर्तगाली व्यक्ति था, वो निकलता है भारत के लिए नए ट्रेड रूट खोजने के लिए, भारत के लिए नए समुद्री व्यापारिक रास्तों की खोज के लिए निकलता है। ठीक है, अब ये निकलता है जब व्यापारिक रास्तों की खोज के लिए, तो पुर्तगाल क्योंकि एक कोस्टल एक कंट्री है ना, एक कोस्टल कंट्री है, और वहाँ से निकल के सीधे आप आ सकते हैं अटलांटिक ओशन में। तो वो अटलांटिक ओशन से होते हुए फिर यूरोप के दक्षिण से होते हुए तट रेखा किनारे किनारे, और फिर अफ्रीका के पश्चिम से होते हुए, है ना, इस तरीके से ये इधर पर है इस तरीके से यूरोप, और यहाँ पर है अफ्रीका हमको दिखता है इस तरीके से। ठीक है, और ये हमको दिखता है इंडियन जगह पर। ठीक है, तो वो इधर से निकला अटलांटिक ओशन से अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से होते हुए और अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में आता है और इस जगह तक आता है। तो इस जगह के बाद अब इसको दिशा परिवर्तन कहाँ मैं जाऊँ, थक भी चुका था। अब यहाँ से वो वापस पहुँच जाता है, यहाँ से वापस पहुँच जाता है, और वापस पहुँच करके ये बताता है कि मैं एक ऐसी जगह पर पहुँच गया था, ठीक है, जहाँ से चारों तरफ समुद्र दिख रहा था, लेकिन अगर तट रेखा अगर पकड़े ही अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं हम कोई ना कोई नई जगह की हम लोग खोज जरूर कर लेंगे। तो इसने इस जगह को कहा आशा का अंतरिक्ष, मतलब इसे आशा का अंतरिक्ष क्या, इसने कहा था तूफान का अंतरिक्ष। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज ने क्या कहा, इस वाले क्षेत्र को तूफान का अंतरिक्ष, और इसी को यहाँ का जो प्रिंस था, प्रिंस हेनरी ना, हेनरी द नेविगेटर सब कहते हैं, इसी ने इसको कहा आशा का अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, आशा का अंतरिक्ष, केप ऑफ गुड होप, यानी कि गुड होप, एक आशा जग गई कि अभी इसके आगे भी जो क्षेत्र है, भौगोलिक क्षेत्र है, वो अभी हो सकते हैं, उनकी जो खोज कर सकते हैं। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज वापस आ गया। अब बार्थोलोमेव डियाज ने जो अपना यात्रा वृत्तांत बताया कि मैं यूरोप से निकला, फिर मैं अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिमी तट से होते 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 एक जगह में पहुँच गया था, और मुझे पूरी मेरी आशा है कि इसके आगे भी हम नए स्थलों की खोज कर सकते हैं, है ना, नए स्थल मार्गों की खोज कर सकते हैं। तो इसने जो अपना यात्रा वृत्तांत बताया, उसी यात्रा वृत्तांतों को ही इकट्ठा करके ले करके उन्हीं के आधार पर ही 1497 में वास्को डी गामा, 1497 में वास्को डी गामा भारत की खोज के लिए निकल पड़ा। ठीक है, बार्थोलोमेव डियाज की ही भाई। अब ये जब बार्थोलोमेव डियाज वापस पहुंचा तो बहुत सारे लोगों ने उससे कहा, सभी देशों ने कि भाई हमको भी यार बताओ कैसे कैसे तुम गए, उसे नहीं बताया। तो स्पेन का एक व्यक्ति वो भी निकला भारत की खोज के लिए, लेकिन बिना इसके यात्रा वृत्तांत के। तो वो कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। कहाँ पहुँच गया, अमेरिका। वो यहाँ से निकला, स्पेन, पुर्तगाल के नीचे स्पेन है, यहाँ पुर्तगाल है, यहाँ स्पेन है, वो यहाँ से निकला, रास्ता पकड़ के सीधे चला गया। अब कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ अमेरिका। ठीक, लेकिन वास्को डी गामा चूँकि बार्थोलोमेव डियाज इसी के देश का है, तो इसको इसके यात्रा वृत्तांत मिल गए। वास्को डी गामा इसी के यात्रा वृत्तांतों को लेकर के इसी रूट को पकड़े चला गया, यहाँ से पकड़े और बिल्कुल पूर्वी तक के किनारे में चला गया। जब यहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि यार ये तो वही रास्ता है जहाँ से हम ऐसे निकल जाते थे।
रेड ओशन से होकर के इस तरीके से ट्रेड होता था, इस तरीके से जाते थे सब रेड ओशन से होते हुए और फिर इधर चले जाते थे। रेड ओशन से होकर के फिर जो आपकी क्या कहते हैं सुएज इस्थमस है, उस समय सुएज कैनाल तो थी नहीं, तो रेड पहले लाल सागर से होकर के छोड़ते थे वहाँ तक इस्थमस तक, इस्थमस से सामान को फिर लेके जाते थे स्थल मार्ग से और फिर भूमध्य सागर से वापस जहाज़ों में लेके जाते थे और पहुँच जाते थे यूरोप। ठीक, तो जब ये यहाँ तक पहुँच गया वास्को डी गामा तो उसने देखा ये तो यही रूट है जहाँ से जाता है पूरा सामान, तो इसने कहा कि फिर ऐसा करते हैं हम ईस्ट की ओर मुड़ जाते हैं कि यहाँ तक आया और यहाँ से फिर ये सोमालिया के पास से ये ईस्ट की ओर मुड़ गया और कहाँ पहुँच गया भारत, और भारत के केरल के कालीकट बंदरगाह पे। ठीक, 1 साल ये रुका, यहाँ से इसने बढ़िया खूब सारा काली मिर्च वगैरह खूब मसाले साले लिए और ये ले करके वापस आया अपने देश। जब वापस आता है तो जितना इसका कुल टोटल रास्ते में खर्च आया था उस टोटल खर्च का 60 गुने कीमत पर इसने वो सारा माल बेचा यूरोप में, और जब 60 गुना प्रॉफिट हुआ तो स्वाभाविक सी बात है सारे व्यापारी आकर्षित होंगे। तो इसी के जस्ट बाद एक और है कैब, जिसका नाम है कैबरेल, ठीक है, वो निकलता है यात्रा पर, वो भी भारत की ओर आता है और भारत आकर के वो सोचता है कि मैं ऐसा करता हूँ, मैं ये सब सामान खरीद के लिए लाऊंगा, मैं जाता हूँ उस क्षेत्रफल में अधिकारी कर लूँगा। तो कुछ सैनिकों को लेकर के आता है वो और कालीकट में उसका युद्ध होता है तो जमुरी के साथ। पहली बार तो वास्को डी गामा का स्वागत किया जमुरी में और दूसरी बार फिर युद्ध होता है पुर्तगालियों से, वहाँ पर ये हार जाता है, भगा दिया जाता है। कुछ समय के बाद 1503 में वास्को डी गामा एक बार फिर से जाता है, 3 से लेकर 5 तक रहता है, फिर वास्को डी गामा जाता है, फिर एक बार वास्को डी गामा जाएगा 1819 में, 1518-19 में, 23 तक रहेगा, 23 में मृत्यु हो जाएगी और वहीं पर केरल में ही उसकी समाधि हो जाती है। ठीक, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था कि वास्को डी गामा भारत में कितनी बार आया, ठीक है, आप कहेंगे 3 बार। समाधि कहाँ बनी है? भारत में ही, केरल में बनी। ठीक है, आज तो खैर आज टॉपिक कुछ हो नहीं पाया है, टॉपिक की हम लोग शुरुआत करेंगे अब कल से। ठीक है, तो कल से हम लोग टॉपिक की शुरुआत करेंगे। आरंभ है विकास हमने डाल लिया है बार्थोलोमेव डियास से लेते हुए वास्को डी गामा वगैरह को, ठीक है, और इस तरीके से हम अपना जो है ठीक। तो इसमें आपको 3 ही याद रखने हैं, कौन कौन? पहले बार्थोलोमेव डियास, फिर वास्को डी गामा और फिर अल्ब्रिज कैपलान, है ना। तो 3 आप याद रखेंगे और पुर्तगाल कंप्लीट हो जाएगा। कल ही ये आप पुर्तगालियों के सारे यूरोपीज का भारत आगमन कल ही कंप्लीट करा दिया जाएगा, क्योंकि क्लासेस बहुत कम है और ठीक है, कम क्लासों में ज़्यादा चीज़ें मिलेंगे हम लोग कल अपने टाइम पे 8 से 9:30।